ओलंपिक शब्द जब जुबान पर आता है तो वो जहन में यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो स्वर्णिम युग याद आता है जब भारत ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा दिया था। और उस पल के, उस स्वर्णिम युग के एक ऐसे किरदार, एक ऐसे महान शख्स, ऐसे महान कप्तान से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने पहली बार भारत से बाहर तिरंगे की शान को बढ़ाया था, तिरंगा ऊंचा किया था। And the hockey final between Great Britain and India. कहते हैं कि जब किसी से आपको प्यार होता है तो फिर दुनिया की हर चीज छोटी लगने लग जाती है, और जब मोहब्बत खेल से हो तो देश से प्यार होना लाजमी है। हॉकी से ऐसा ही प्यार, या यूं कहिए कि जुनून, बलबीर सिंह सीनियर को एक साधारण प्लेयर से इस मुकाम तक ले गया कि दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड विजेता, दुनिया के 16 आइकॉनिक प्लेयर्स में शुमार, और खेलों में पहली बार पद्मश्री हासिल करने वाले इस महान खिलाड़ी और कप्तान की कहानी भी फिल्मी है। बलबीर सिंह सीनियर और उनकी मंजिल के बीच कई मुसीबतें आईं, लेकिन अपने हुनर और जज्बे के दम पर उन्होंने हर मुसीबत को मात दे दी और देखते ही देखते करोड़ों लोगों की आंखों का नूर बन गए। ऐसे खिलाड़ी दुनिया में बहुत कम होते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ कि जितनी इनकी कंट्रीब्यूशन है उतनी कंट्रीब्यूशन शायद दुनिया में किसी के नहीं है। पंजाब के हरिपुर खालसा गांव में पैदा हुए बलबीर सिंह के पिता फ्रीडम फाइटर थे। 6 साल की उम्र में बलबीर सिंह के जन्मदिन पर मिली हॉकी स्टिक मानो उन्हें कामयाबी की नई इबारत लिखने के लिए ही दी गई थी। बलबीर सिंह को इसी उम्र में हॉकी से ऐसी दिल लगी हुई कि खाना पीना और सोना हॉकी स्टिक के साथ ही होने लगा। बलबीर सिंह को दुनिया का सबसे बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड आखिर यूं ही नहीं कहा गया। बचपन में वो ईंट रखकर टेनिस की बॉल से घंटों प्रैक्टिस करते थे। फिर वो वक्त भी आया जब 1948 में आजाद भारत की पहली हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में अंग्रेजों को धूल चटाकर सोने का तमगा देश की झोली में डाला। इस मुकाबले में भारत की तरफ से शुरुआती 2 गोल बलबीर सिंह ने किए थे, और मैदान में तिरंगा लहराने का वो पल बलबीर सिंह के जहन में आज भी कैद है। इतना ही नहीं, बलबीर सिंह ने बतौर कोच 1975 का वर्ल्ड कप भारत को दिलाया, लेकिन पिता की मौत और पत्नी का ब्रेन हैमरेज जैसे हादसे भी उनकी जिंदगी में आए। एक तरफ टीम की कोचिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ उनके पिता की मौत हो गई। लेकिन हॉकी के इस होनहार के लिए देश पहले था। इधर उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ और उधर वो ट्रेनिंग कैंप में चले गए। तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हुए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महान कप्तान, महान खिलाड़ी, पद्मश्री सरदार बलबीर सिंह सीनियर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हॉकी बदली, वो दौर बदला, सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो आपकी रूटीन। 92 साल की उम्र में भी आप जवानों जैसे आपकी जो रूटीन है वो कायम है। उमेश जी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एज कोई भी हो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज बदलती जाती है। वो जो गार्डन ऑफ फ्रेगरेंस है, पहले मैं उसके 10 राउंड लगा के फिर एक्सरसाइज शुरू करता था। आजकल ये छोटे राउंड पे जाता हूँ ताकि जितना ज़्यादा ना किया जाए, जितनी ज़रूरत है उतने हो सके एक्सेस ना कर लूँ तो उससे। और इसलिए फिट रहने का तरीका या ज़िंदगी को फिट रह के जी लो, खुशी खुशी कि हम ठीक हैं। तो या बीमार हो जाओ, बिस्तरे पर पड़े हो, फिर दिन गिनने मुश्किल हो जाते हैं।
तो क्योंकि आप खिलाड़ी रहे हैं, एक रूटीन आपका इतने सालों से जो रहा है वो कहीं ना कहीं काम आता है आपके। बहुत काम आता है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, यानी अगर वो ना मन में हो तो आदमी चलो सुबह कौन उठेगा, क्या ज़रूरत है उठने की, आराम से उठेंगे तो और लेटे रहते हैं, वो नहीं। अगर है रूटीन तो सुबह उठ के वॉक। मैं कोशिश करता हूँ परमात्मा और दे, और मांगते हैं दुनिया को और देखें, हॉकी को खेल में भी देखें भी, और हॉकी को जीतते हुए देखें, इंडिया का झंडा तिरंगा झंडा ऊपर जाता हुआ देखें। मन में ये ख्वाहिश है, लास्ट विश मेरी। और सबसे अहम बात जो है कि आप 92 साल की उम्र में भी आप जब चक्कर लगाते हैं, मैंने देखा पड़ोसी आपसे मिलने आते हैं, यूथ भी इंस्पायर होता होगा, क्योंकि आजकल का यूथ भी बेशक फिटनेस को ज़्यादा फंडा अपनाया जाता है, लेकिन वो बात आपको लगता नहीं है कि आज का यूथ सुबह 4:30 उठता है, 5 बजे उठता है? लेट उठते हैं, वो मजबूरी समझते हैं। अब उनको उठाते हैं ना कैंप में, वो मजबूरी समझते हैं। कुछ दिन गए फिर रह गए, लेकिन एक रूटीन जो अगर 40 साल की नहीं, वो चीज़ होनी चाहिए। वो टूटती नहीं, वो टूटती नहीं। वो टूटती नहीं, और वो रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ना रखें तो भूख नहीं लगती, भूख ना लगे तो खाना नहीं खाते, खाना नहीं खा सकते तो फिर जिएंगे कैसे। और खाने को हज़म करने के लिए, हेलो पाल साहब, खाने को हज़म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज से मन भी खुश रहता है। ये देखिए एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात आपने कही कि सब कुछ खुश रहता है। एक्सरसाइज, फिटनेस का फंडा तो बहुत ज़रूरी है, और लाइफ जीनी है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। इनके बारे में अभी बहुत कुछ जाना बाकी है, और हम जानेंगे कि किस तरह से इनका जो रूटीन है, लाइफ है, वो ये जीते। तो बात फिटनेस की हो गई, अब हम बात करेंगे डाइट की, क्योंकि डाइट एक खिलाड़ी के जीवन में काफ़ी अहमियत रखती है। तो खुद जानेंगे बलबीर सिंह सीनियर से कि उनका जो रूटीन था डाइट का किस तरह से रहा, और अब उम्र के इस दौर में वो क्या खाते हैं, किस तरह से जो उनकी फिटनेस है वो डाइट उनका बैलेंस करती है। सर, एक खिलाड़ी के तौर पर जब शुरुआत की थी, वो दौर था 1948 का, उससे पहले जब आप बचपन से शुरुआत की, खाना कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और क्या रूटीन एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी रही है? खाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर खाया ना जाए तो खेला नहीं जा सकता। तो हमारे घर में हम भैंस रखते थे, गांव से मंगा के भैंस, तो उसका मक्खन, दूध, दही, लस्सी, ये जो एक सब देसी डाइट वो थी, वो होती थी। प्योर डाइट जिसे हम कहते हैं। और फिर जो काले चने होते हैं वो, तो मेरी ड्यूटी होती थी वो काले चने और बिड़े में उनको मिक्स करके कूटकर भैंस को डालने। सारा दिन वो बॉईल करके चनों को नमक डाल के बॉईल करते थे, तो मिक्स करना होता था। तो मैं वो साथ साथ वो करता था, तो साथ साथ चने खाता जाता था। उस वक्त ये नहीं पता था कि उनमें चनों में प्रोटीन बहुत होते हैं, ये तो बाद में पता चला, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो डॉक्टर्स, वो कोई साथ नहीं था। जब आप बाहर खेलने जाते थे, या पहला कुछ जब बाहर गए, आप पहली बार इंडिया से बाहर गए, खाने को लेकर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो कि आपको लगा कि यार यहाँ पे ये क्या खाना पड़ रहा है मुझे, कुछ ऐसी याद आप शेयर करना चाहेंगे? खाने पे आमतौर पे पहले यहाँ यूनिवर्सिटी में जाते थे या पंजाब में खेलने जाते थे, तो उस वक्त खाना नेचुरली जो हमारे साथ एंग्लो इंडियन प्लेयर होते थे, तो पहले हम फिलौर में ट्रेनिंग कर रहे थे, 2-3 एंग्लो इंडियन प्लेयर थे वहाँ पे, तो हमें पंजाब चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना था लाहौर में। तो हमें इंस्ट्रक्शन आई लाहौर जाना है, तो हमने गाड़ी पकड़ी फिलौर से, जलंधर स्टेशन आ गया। तो हम लोग तो होते चलो यहाँ नहीं खाया तो बाद में खा लेंगे। वो जलंधर स्टेशन 10 मिनट्स पे शायद गाड़ी रुकती है, वो एंग्लो इंडियन कहते हैं लेट्स हैव ब्रेकफास्ट हियर। तो कहे डाइनिंग रूम है, तो वहाँ जल्दी क्या लेना है, फ्राइड एग्स। तो वो फ्राइड एग्स एकदम मिक्स करके खा रहे हैं, तो मुझसे खाया नहीं जा रहा फ्राइड एग्स, क्योंकि वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो वो देखते रहे, तो मैं पूरा नहीं खाया गया। तो उन्होंने गाड़ी चलते वक्त एक और ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया कि ट्रेन में दो। ट्रेन में
मैं भी हैरान रह गया, टेबल ब्रेकफास्ट कहते आपके लिए आया है आपने पूरा खाया नहीं है। देन दे टॉट मी कि कैसे कांटा छुरी। कोई विदेश की कोई बात, जब आप 1948 में गए खेलने, लंदन गए और बाहर भी आपका पूरा करियर ही बाहर रहा है, कुछ ऐसी कोई खाने को लेकर कोई बात लंदन में या कोई हेलेंस्की में हो या मेलबोर्न में? आम तौर पे होता है कि हमारे जो अपनी खुराक हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, परोठे वगैरह, लेकिन सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते। घी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फल अच्छे होते हैं, फल खाने चाहिए। तो वहाँ आते थे, एक दो हरियाणा के प्लेयर थे, वो उस टेबल पे जहाँ पे अंडा यूज़ होता है टेबल पर नहीं बैठते थे। साहब सिंह उनका नाम था, जाट भाई थे और बहुत पक्के रिलीजियस के कि टेबल पर नहीं बैठना जहाँ पर मीट या अंडा चल रहा है, सेपरेट टेबल लगता था उनके लिए। लेकिन हम जो पंजाब वाले होते हैं वो तो हर करेगा जो आया सब ठीक है चलो हलता जाएगा। अभी एक जो इंसिडेंट सामने आया था नर्सिंग का, कि पूरा एक इंडिया में चर्चा का विषय रहा कि उसके खाने में कुछ मिला दिया गया, पॉजिटिव आ गया। क्या आपके समय भी ये चीज़ें आप अपने खाने का ख्याल रखते थे या कुछ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ हो कि किसी प्लेयर के साथ ऐसा हुआ? मेरा ख्याल है उस वक्त ये चीज़ें या तो आई नहीं थी या उसे हमें मौका नहीं मिला था। कभी कोई ऐसी चीज़ आई नहीं जिससे पता लगे कि हमारे खाने में किसी ने कुछ डाल दिया। नो, वैसे सब ठीक थे और खाना भी खाते थे। आमतौर पे जब अच्छा खाना मिलता है तो अच्छा लगता है। घर पे आमतौर पे सबके घर पे उतना अच्छा खाना नहीं होता। जब आप खेल कर आते थे तो अपनी फरमाइश रखते थे अपनी पत्नी से कि आज परोंठे हो जाएं, बड़े दिन हो गए, लंदन से आया हूँ? पत्नी भी ये जानती थी कि खाने के लिए क्या अच्छा है, बिकॉज शी वॉज एजुकेटेड। उनको पता था खाने में क्या चाहिए, क्या चीज़ें क्या अच्छी है। तीनों ओलंपिक्स मैंने अपनी शादी के बाद जीते हैं, ऑल थ्री। तो उसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। उससे पहले जो नेशनल चैम्पियन हुए तो माँ बाप को, पेरेंट्स को रहा। मेरे फादर को बहुत शौक था कि दूध पियो, हजम करके आओ। और अब बेटी आपका ध्यान रख रही हैं। अब ये है इनकी ड्यूटी ज़्यादा सख्त है। मेरी लाइफ में 3 लेडीज़, मदर, पहले वो क्या रखते थे, फिर मेरी वाइफ आ गई, अब मेरी डॉटर है। सुशबीर जी, आपकी ड्यूटी काफ़ी सख्त रहती है, इनका पूरा ध्यान रखना। हम देखते हैं कि क्या खाना है, इनकी डाइट हो, चाहे कपड़े क्या डालने हैं, किस तरह से इनको तैयार करना है, जैसे एक बच्चे को तैयार करते हैं, कुछ उस तरह की फीलिंग? बिल्कुल उमेश, इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट, क्योंकि बच्चे, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनको मैं डांट भी लगा लेती थी और कई बार सख्ती भी कर लेती थी, मगर इनके साथ थोड़ा फादर है तो थोड़ा प्यार से, थोड़ा बच्चों की तरह हैंडल करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है। तो ये खाने की बात हुई। ब्रेक के बाद हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, कुछ ऐसे राज जो भारतीय हॉकी में काफ़ी अहम रखते हैं। आखिर इंदिरा गांधी ने रात के 12 बजे क्यों फ़ोन किया था, और एक इतना बड़ा खिलाड़ी जब कोच के रूप में आया, बाहर कैंप के बाहर, गेट के बाहर क्यों अपना बिस्तरा डालकर सोना पड़ा? ब्रेक के बाद आपको बताएं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। सर, एक जो शौक होता है खिलाड़ी, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, लेकिन जब वो जुनून बन जाता है, और जुनून ऐसा कि 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल यानी कि हैट्रिक लगा दिया आपने, और जो कहानी मैं जानना चाहता हूँ, पूरा दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब 6 साल की उम्र में आपको एक स्टिक मिली, बर्थडे गिफ्ट, उसने ऐसा क्या रंग लगा दिया? मेरा जन्म गांव में हुआ। मैं 5 साढ़े 5 साल का था तो मेरे फादर, वो स्कूल में टीचर थे, वो गांव से मेरी मदर को और मुझे ले आए। और मेरी खुशकिस्मती जो उन्होंने घर उस वक्त किराए पे लिया हुआ था, वो हॉकी ग्राउंड उसके सामने थी, स्कूल की हॉकी ग्राउंड। तो गेट में बैठा हुआ, सीएन के मेन गेट में, मैं हॉकी खेलते बच्चों को देखता था। हर रोज़ उसी वक्त शाम को हॉकी होती है, बच्चे खेलते थे, तो मैं गेट में बैठ जाता और बच्चों को देखता। जब मेरे फादर ने देखा कि ये रोज़ इसी जगह आके बैठ जाता है, हॉकी खेलते हुए लोगों को देखता है, इसको शौक़ है, हॉकी अच्छी लगती है, तो उन्होंने मुझे 6th बर्थडे पर हॉकी की स्टिक ला दी।
और हॉकी की स्टिक मुझे इतना प्यार हुआ, मैं देख के आया हॉकी स्टिक। मैं खाते वक्त भी उसे साथ, सोते वक्त बिस्तरे में साथ, हर वक्त हॉकी हाथ में। हॉकी का इतना प्यार हुआ तो मेरी ज़िंदगी में कहता हूँ माई फर्स्ट लव हॉकी। कई बार मेरी वाइफ जब होती थी ना, बाहर पार्टियों में मिलते, तो उन्होंने कहना मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ। तो लोगों ने पूछना शादी तो एक ही हो, सेकंड वाइफ आप कैसे हो गया? वो कहते अभी इसने कहा कि माई फर्स्ट लव हॉकी, माई फर्स्ट लव हॉकी, मैं तो बाद में आई, मैं तो सेकंड लव हूँ इनका। तो जो हॉकी से आपको प्यार शुरू हो गया, आपका सारा ध्यान हॉकी पे था, वो प्रैक्टिस हमने सुना कि जो आप की सबसे अनोखी प्रैक्टिस ईंट के साथ और शॉट मारना। हाँ, एक तो ये था कि टेनिस की बॉल मेरे फादर ने मुझे ला दी, टेनिस की बॉल, वॉल के अगेंस्ट बॉल फेंकना, फिर तेज़ आती है, फिर मारना, फिर मारना, फिर मारना। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा स्टिक वर्क, जो रिस्ट वर्क, वो तेज़ हो गया। आई साइट पर बॉल आ रही, कैसे आई साइट बॉल और स्टिक में। 1948 जब पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान की टीम लंदन में खेलने गई, एक ऐसा इतिहास रच के आई, गोल्ड मेडल तो आया, लेकिन वो इतिहास लोगों को नहीं पता, पहली बार तिरंगे का इतिहास, वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। हीथ्रो एयरपोर्ट पे सबसे पहले जब मैंने एंटर हुआ तो देखा कि हमारे फॉर्मर पुलिस चीफ ब्रिटिशर सर जॉन बेनेट, जो अपने ज़माने में उनके दफ्तर के पास कोई नहीं जा सकता, वो मुझे खड़े हैं रिसीव करने के लिए। तो जब मैंने पहले उनको देख कर मैं घबरा गया कि यहाँ भी आ गया ये, लेकिन आगे आके हाथ उन्होंने किया, मुझे थोड़ा सा हक किया, वेलकम वेलकम। और मैं आपको कहते एडवाइस देने आया हूँ कि अपनी प्लेयर्स को बता दो कि इंडिया में ग्राउंड फास्ट है, बॉल तेज़ ट्रेवल करता है, बॉल उसको आपकी तरफ आता है रोकना, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्लो है, ये उन्होंने टिप दिया, बहुत फ़ायदे हुआ। बाकी एक मैच मुझे खिलाया अर्जेंटीना के ख़िलाफ़, हम 9-1 से जीते। वो 9 में से 6 गोल अचानक मेरे से हो गए, मेरी स्टिक से शुरुआत मैंने की। वो 6 गोल के बाद फिर मुझे फिर नहीं खिलाया, पहले 2 मैच में नहीं खिलाया, स्पेन के साथ भी नहीं खिलाया, एक और नहीं खिलाया। फिर जब ये हो गया फिर सेमीफाइनल आया, सेमीफाइनल में लिस्ट में मेरा नाम था, ग्राउंड में एंटर कर गया, बुली करने लगा उस सेंटर पर, पीछे से मेरे कैप्टन आते हैं, भैया आप आज नहीं खेलोगे। मन में गम भी हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन डिसिप्लिन सीखी थी। इन सब के बावजूद सर, वो जो तिरंगे वाली मैं बात आपसे पूछ रहा था कि पहली बार, क्योंकि वो युवा पीढ़ी को तो नहीं मालूम और कुछ पुराने लोगों को भी नहीं मालूम कि भारत से बाहर पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था लंदन में अंग्रेजों को हराकर, वो क्या सीन था, किस तरह से आप वो क्षण आप यादगार आपको आता है? हमारे भारत देश की सबसे बड़ी उस वक़्त की खासियत, सबसे पहली बार जो हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड के टॉप पे गया, वो 1948। हमने फाइनल में आ गए, फाइनल में हमारा मैच हुआ ग्रेट ब्रिटेन के साथ, इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। उनके साथ जो हमारे को रूल करते रहे, 200 साल रूल करते रहे, लगान वसूला मतलब आपने। उस वक़्त ये है कि हम इनके मुकाबले में खेलेंगे, तो पहले तो थोड़े घबराते थे ना ये कि उनकी हॉकी टीम। पहली बार था कि 48 में लंदन ओलंपिक्स में वेम्बले स्टेडियम पे दोनों टीमों की मुलाकात हुई। मैच शुरू होते ही कम ऑन ग्रेट ब्रिटेन के लोग उनके अपने बहुत थे, कम ऑन ग्रेट ब्रिटेन। 7वें मिनट में मैंने गोल कर दिया। उसके बाद इंडियन थोड़े से शर्माते हुए कम अप इंडिया थोड़े से हौसला हुआ। फिर मैंने 15वें मिनट में और गोल कर दिया, फिर इंडियन थोड़े और जोश से कम ऑन इंडिया। और जब हमने तीसरे गोल मेरी टीम ने कर दिया तो ब्रिटिशर आल्सो कम ऑन इंडिया मेक इट हाफ ए डजन, वो हमें इनकरेज करने लगे। उसके बाद मैं हमेशा उनकी स्पोर्ट्समैनशिप की हमेशा तारीफ करता हूँ। और तिरंगा जब लहराया और जब जीत गए, जीते तो नेचुरली हमारा नेशनल फ्लैग, आज़ाद नया नया मुल्क, नई विक्ट्री, वहाँ पे तिरंगा जब लहराया तो नेशनल एंथम हम
अटेंशन खड़े, इतनी स्वीट लगी वो वॉइस नेशनल एंथम की, जन गण मन कान में गूंज रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और झंडा अपना तिरंगा ऐसे ऊपर को जा रहा था, तो मुझे अभी तक याद है कि मैं एक्चुअली फील करता हूँ कि मैं भी उस झंडे के साथ ऊपर को उठता जा रहा हूँ, बिल्कुल हवा में। वो जो फीलिंग है वाकई बहुत शानदार रही होगी जो आपने महसूस की। उसके बाद एक और इतिहास बना सर, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में करीब 64 साल हो गए उस रिकॉर्ड जो आपने बनाया वो कायम है आज तक। क्या था रिकॉर्ड और क्या आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड टूटे? हम फाइनल में आ गए, नीदरलैंड हॉलैंड उस वक्त कहते थे, उनके खिलाफ वो उधर से फाइनल में थे। तो मैच शुरू हुआ, मैच शुरू होते ही बड़ा जोश और फुल जैम पैक्ड स्टेडियम हेलसिंकी में शुरू होते ही कि गर्म हो गई। वो मैच हमने 6-1 से जीता। 5 गोल आपके थे। अपने कहते हुए अपने बारे थोड़ा awkward सा महसूस होता है। ये रिकॉर्ड्स दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि किसी भी ओलंपिक में इंडिविजुअल द्वारा फाइनल में 5 गोल। वाकई वो मैंने किए, क्रेडिट सारा मेरी टीम को जाता है। ये आपका जो दौर रहा खिलाड़ी के बाद, कोचिंग का जो मैं जहाँ तक इतिहास है एज ए कोच, 1975 का वर्ल्ड कप ऐतिहासिक वर्ल्ड कप है, हम आज तक नहीं वर्ल्ड कप जीते हैं। एक कॉल आया था आपको तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आधी रात को, वो कहानी क्या थी और क्या कॉल था? मुझे याद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड राजा भालेंद्र सिंह होते थे, उन्होंने हमें कैंप जब पूछा ना कहाँ कैंप लगना है, तो कैंप चंडीगढ़ में, और कहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कैंप लगा। टीम की ट्रेनिंग हुई, मेरे फादर भी बीमार हुए, शुरू में डेथ हो गई, वेरी सैड। फिर मेरी वाइफ बीमार हो गई सडन, उसी दौरान सारा कुछ ये हाथ सब कुछ हुआ। लेकिन टेंशन भी थी, उस टेंशन में मतलब ये कि कंट्री फर्स्ट, नेशन फ्लैग फर्स्ट, उसमें उसका मिसेस गांधी की तरफ से मैसेज आया और बातचीत हुई कि टीम आपकी बनी है, तैयार है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। तो जो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप पे भरोसा जताया कि बलबीर सिंह जी आप संभाल सकते हैं टीम को, वो उस भरोसे को आपने पूरा भी किया और टीम को वर्ल्ड कप जिताया। वाकई जोश भी आया और हिम्मत भी हुई और जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और ज़्यादा हो गई कि जीतना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद। इस दौरान खोया भी काफ़ी कुछ, आपके पिताजी की भी डेथ हुई और कैंप चल रहा था, लेकिन आप छोड़ के नहीं गए। मेंटल बहुत मुश्किल था, यानी 2 बिग लॉस कि फादर की डेथ होना और वाइफ का ब्रेन हेमरेज होना, बहुत ही लॉस था। लेकिन वो फिर फादर के वर्ड्स, कंट्री फर्स्ट, नेशनल टीम, तो वो जोश जो कंट्री फर्स्ट, फादर की आशीर्वाद कि कंट्री फर्स्ट, उसमें लगा रहा। उस दौरान एक और वाकया जो हमें सुनने को मिला कि इतने बड़ा खिलाड़ी जब कोच बना टीम का, जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई, वो अपना बिस्तरा बाहर डाल के सोता रहा टीम के बाहर, क्योंकि सामने कोई शायद गर्ल हॉस्टल था कि बच्चे कहीं लड़के बाहर ना चले जाए। पहली बात तो वहाँ मैंने होटल वालों से कहा जहाँ हमारी टीम तैयार थी कि डिफरेंट जगह नहीं, एक ही विंग, एक ही ये विंग है, दूसरा विंग है, वो एक ही विंग में हमें सारे कमरे दो, और वो उन्होंने दे दिए। फिर यह मैंने पुराने प्लेयर देखे हुए थे, पुरानी टीमों के साथ गया था, कुछ प्लेयर बाहर खिसक जाते थे, तो मैंने कहा कि ये कॉर्नर है, ये हमारे कमरे हैं। तो मैं बच्चों को सोने से पहले अकेले को देखता था कि क्या कर रहे हैं, सोए। हाँ, सोना ज़रूरी होता है। और उस वक़्त मैं क्यों वहाँ इंतजार करता था, मुझे पता था पुराने प्लेयर पुरानी टीमों में खिसक जाते थे। आपने उसके बाद एक किताब लिखी, द गोल्डन यार्डस्टिक, खिलाड़ियों को स्किल क्या होता है, कैसे होता है, पूरा आपने एक बुक लिखी है। आपको क्या लगता है कि मैनुअल जो है, ट्रेनिंग मैनुअल कितना ज़रूरी है, चाहे मॉडर्न हो कि आ गई? उसमें सारी चीज़ें, खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कुछ वो चीज़ें हैं। सर, एक मैसेज आप यूथ के लिए क्या देना चाहेंगे, क्योंकि यूथ ही भविष्य है? वर्क हार्ड, एम हाई, think positive, spot at the top is always vacant. Go for it.
go for it. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो सपना आपने देखा है फिर से भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल का, वो भी पूरा होगा, और जो ज़िंदगी आपने जी है, जो पल आपने जिए हैं, उसके लिए हम युवा पीढ़ी जो आपको देख रही है वो सपने को साकार करे, उसी तरह से जिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने को। रीटीवी की खुशकिस्मती है लास्ट आपने वेस्ट समय निकाला। लास्ट वेस्ट इंडिया की हॉकी टीम ओलंपिक जीते। जी बिल्कुल, ओलंपिक जरूर जीते। सपना पूरा होगा, और उम्मीद करते हैं कि यह आपका सपना एक दिन जरूर भारत पूरा Thank you, करेगा। बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ईटीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज।